देखिए जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये डिस्कस कर रहा हूं कि बिजनेस स्टडीज बीएसटी क्लास 11th। तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बीएसटी को पढ़ रहे हो, इसलिए ये बहुत इजी है कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट से। ये बहुत इजी है और क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हो, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना अगर आपको नहीं आएगा तो ये आपको मुश्किल लगने लगेगी। इसलिए बहुत इजी है। 11th क्लास की बीएसटी बहुत ज्यादा इजी है, 12th की भी बीएसटी तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर सही मेथड से सही तरीके से नहीं पढ़ा तो ये आपको दी मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगने लगेगा। इसीलिए ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसटी को पढ़ना कैसे है। देखिए जी, पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यही बता रहा हूँ कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। देखिए जी, कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो भी है, ठीक है, बिजनेस ट्रेड कॉमर्स चैप्टर 1 है, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2 है, तो जो भी चैप्टर है आपको उसको फर्स्ट टाइम, सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसको करना है रीड। उसको सिर्फ रीड करना है। मतलब चैप्टर एक बार पढ़ लो और उसके अंदर देखो कि उसके अंदर क्या क्या है। जो भी चैप्टर है आपके, उसको सिर्फ आपको रीडिंग करनी है सबसे पहले। मान लीजिए मैंने चैप्टर 1 रीड कर लिया, कंप्लीट रीडिंग कर ली। आपको कुछ रट्टा नहीं लगाना, कोई याद नहीं करना, सिर्फ रीड करना है सबसे पहले। एक बार सबसे पहले हमने रीड कर लिया चैप्टर को, ठीक है। अच्छा, अब रीड करने के बाद आपको उसके अंदर देखना है इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं हमें। अब जैसे मैं ये चैप्टर 1 बताऊंगा तो मैं इसके टॉपिक्स आपको लिखवाऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स है। अब उन टॉपिक्स में जो भी टॉपिक्स है, आपको उनकी सिर्फ हेडिंग्स ध्यान रखनी है अपने माइंड में। आपको सिर्फ उनकी हेडिंग्स को ध्यान रखना है। अंदर की एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखनी है, उसके अंदर कीवर्ड्स ढूंढने हैं आपको। मैं अभी सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। तो हेडिंग्स आपको ध्यान रखनी है और उसके अंदर के कीवर्ड्स लिखने हैं। या कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। मतलब ये समझ लो पूरा एक चैप्टर 2 या 3 पेज के अंदर खत्म हो जाता है उनके शॉर्ट नोट्स में। तो पूरी समरी, मतलब बड़े बड़े नोट्स कुछ नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम टाइम पे उसको क्विकली याद कर सको। ठीक है, जो केस स्टडीज वगैरह भी आती है वो भी उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं नोट से आती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस स्टडीज का जो पेपर होता है क्लास 11th का, अच्छा, इनके कीवर्ड्स प्रिपेयर करने हैं। पहले इसको खत्म करूं फिर मैं पेपर के ऊपर आऊंगा। तो कीवर्ड्स आपको प्रिपेयर करने हैं। कीवर्ड्स प्रिपेयर करने के बाद जब आपका ये सब कुछ हो जाएगा, पूरे चैप्टर्स उनके कंटेंट आपने देख लिए और कीवर्ड्स मैं सिखाऊंगा कि कीवर्ड्स कैसे कैसे ढूंढते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, उसको हमें प्रिपेयर करना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मतलब ये समझ लीजिए एक पतली सी बुक ले ली आपने या पतली सी नोटबुक ले ली, पूरी बीएसटी के शॉर्ट नोट उसके अंदर बना लिए, या फिर पेजेस पे बना सकते हो, आपकी मर्जी है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद जब आप इतना प्रिपेयर कर लो, जैसे मान लो चैप्टर 1 हमने पढ़ा, एक बार हम उसको रीड करा, रीड करने के बाद सेकंड टाइम हमने उसको दोबारा से रीड करा। और फर्स्ट टाइम नॉर्मल रीडिंग करनी है, उसके बाद सेकंड टाइम दोबारा रीड करने हैं और उसके टॉपिक्स वगैरह, हेडिंग्स वगैरह सब कुछ बनानी है, कीवर्ड्स, की नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अच्छा, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ जब ये आप 2 बार इसको रीड कर लोगे और फिर आपने हेडिंग नोट्स सब कुछ बना लिया, उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करनी है। उससे पहले केस स्टडी सॉल्व नहीं करनी। अगर आप केस स्टडी सॉल्व करोगे उससे पहले तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये केस स्टडी क्या होती है, देखो जी, बिजनेस स्टडीज का जो क्लास 11th का पेपर होता है, वो पेपर अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 40% जो एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम आपका, वो 40% डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और 60% केस स्टडी होगी। केस स्टडी, अब केस स्टडी होता क्या है, कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं भाई केस स्टडी क्या वर्ड है बीएसटी के अंदर। केस स्टडी का मतलब होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको कोई सिचुएशन दे देंगे और फिर उसको पढ़ के आपको एग्जाम उसका आंसर देना है, उसको बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है, तो अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर तो आप भर भर के लिख सकते हो, उसके अंदर तो आप ज्यादा ज्यादा जो भी लिखना है वो आप प्रॉपर लिख सकते हो। लेकिन जो केस स्टडी आती है, उस केस स्टडी के अंदर आप ज्यादा नहीं लिख सकते, मतलब आपको टू द पॉइंट लिखना होगा।
ठीक है, 11th क्लास में अप्रोक्सीमेटली 60% केस स्टडी आती है, 12th में 80% केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी 12th में आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको जो केस स्टडी आएगी उसमें आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, इसीलिए मैं ये बोलता हूं कि रट्टाफिकेशन का कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ हेडिंग्स पॉइंट ध्यान में होने चाहिए, आप अपने आप लिख सकते हो। तो ये मैंने आपको पूरा पोर्शन बता दिया बीएसटी का। 40% डायरेक्ट क्वेश्चन, 60% केस स्टडी, और केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड होगी। ठीक है, जैसे पूरा कंटेंट आपको बता देंगे और उसके बाद आपको से कुछ कुछ पॉइंट्स पूछेंगे, उसके आपको आंसर देने हैं, और वही टू द पॉइंट, कहानी कथा कुछ नहीं लिखनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना कंटेंट हो गया, अगर किसी को नोट करना है कुछ तो कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए जी, ये हमारे टॉपिक्स हो गए बिजनेस स्टडीज के। टॉपिक नंबर 1 थोड़ा सा बिजनेस की हिस्ट्री, बिजनेस कैसे आए। टॉपिक नंबर 2 इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर बिजनेस के फीचर, रिस्क, बिजनेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनमें फर्क। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आप शुरू करते हैं इस कंटेंट को, देखिएगा जरा ध्यान से फटाफट। चलो जी शुरू करते हैं। तो देखिए जी, इस चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन, या ऐसे बोलेंगे हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे बने। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके से बने। ये टॉपिक एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जनरली रीड कर सकते हैं कि बिजनेस किस तरीके से आया। देखो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल में आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में पैसे नहीं होते थे, मनी नहीं होती थी। ठीक है, पुराने जमाने में पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे अपने सर्वाइवल के लिए, हाँ अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करते थे, थोड़ी बहुत क्रॉप्स उगाते थे। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो हिस्ट्री, तो पहले हमारे जो पूर्वज थे, जो मतलब डेवलप हो चुके थे, जिनके अंदर माइंड था, मैं वो नहीं कह रहा, स्टोन एज वाला पीरियड नहीं कह रहा, मैं जनरल पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम जो हमारे पूर्वज थे वो सारे क्या करते थे, खेती करते थे, और खेती भी इतनी करते थे कि जो उन्होंने बनाया है वो सिर्फ खुद कंज्यूम कर पाते थे, जो उन्होंने बनाया उसको खुद कंज्यूम करते थे। ठीक है, अगर मान लीजिए उनको कुछ लेना भी होता था, मान लीजिए कुछ बाहर से लेना होता था, तो वो लोग क्या करते थे, एक सामान देते थे, दूसरा सामान ले लेते थे। इस सिस्टम को बोलते थे वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो वस्तु विनिमय, इंग्लिश में बोले तो बार्टर सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने गेहूं उगाई और मुझे किसी से कपास रुई चाहिए, या किसी से कोई और चावल चाहिए, तो मैं गेहूं दूंगा बदले में चावल ले लूंगा। तो ऐसा होता था, इसको कहते थे बार्टर सिस्टम। हाँ, डबल कॉन्सिडेंस, वेरी गुड। तो अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, तो क्या हुआ, लोग जितना उगाते थे उतना खा नहीं पाते थे, उतना कंज्यूम नहीं कर पाते थे, कुछ बच जाता था। ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने आगे डेवलपमेंट होती रही ह्यूमंस की, तो वो मास स्केल पे प्रोडक्शन करते थे, या जो भी चीजें होती थी मास स्केल पे बनाते थे, और उतना वो खुद कंज्यूम नहीं कर पाते थे, बच जाता था। तो अब उन्होंने क्या करा, वो बचा हुआ सामान बेचना स्टार्ट करा। अच्छा, और इस टाइम मनी भी डेवलप हो गई थी, मतलब बार्टर सिस्टम जो था वो चेंज होके मनी एक्सचेंज सिस्टम आ गया था। मतलब एक चीज आप एक्सचेंज करो, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, फिर आप पैसों से कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो पुराने टाइम की जो राजा महाराजा थे या जो भी थे, उन्होंने मनी चला दी थी वहां पे, अपने अपने एरियाज में पैसे सिक्के चला दिए थे। तो उसके बाद क्या होता था, धीरे धीरे करके पहले तो लोग जो उगाते थे वो खुद अपने पेट भरने के लिए उगाते थे, जो भी था अपने पेट भरने के लिए था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा उनके पास पैसा, वेल्थ इकट्ठी होने लगी, पैसा इकट्ठा होने लगा, तो उन्होंने क्या करा, अपने अपने आप को जो थोड़ा सा एक्सपेंड करा, बढ़ाया। तो जो भी वो उगाते थे, जो भी उनकी क्रॉप्स होती थी या जो कुछ भी होता था, वो अपने कंजम्पशन के लिए रखते थे, और उसके बाद उनको बेचना स्टार्ट करते थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से बिजनेस शुरू हुए, बिजनेस को इस तरीके से स्टार्ट किया गया। ठीक है जी, तो बिजनेस की डेवलपमेंट की बात करें, मैंने आपको हल्का फुल्का हिस्ट्री बता दी। ठीक है, अब बाकी आप लोग खुद रीड कर लेना, ये बिजनेस का पार्ट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिलहाल ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो ये पूरी कथा दी हुई है कि किस तरीके से जो ह्यूमन है उन्होंने सिल्क रूट वगैरह का दिया हुआ है, कि कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रेवल होता था। इंडिया से सिल्क, मसाले, अचार, ये सारी चीजें बाहर जाया करती थी सिल्क रूट के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप लोग ये खुद पढ़ लेना, एक
एक आधा पेज का कंटेंट है, ये आप खुद पढ़ लेना। और हम अपना सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, ये वाला जो टॉपिक है इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ोगे। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहला जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर हम पैसा कमा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी में पैसा नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिसमें पैसा है इकोनॉमिक, जिसमें नहीं है नॉन इकोनॉमिक। अब देखो जरा और पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय पीपल टू अर्न मनी। तो वो एक्टिविटी जो हम करते हैं अर्निंग मोटिव से, जो काम हम कमाने के, पैसा कमाने के मोटिव से करते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू अर्न मनी। चाहे कोई कितना भी कह ले हम समाज सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है उनका, वो पैसा कमाना ही होता है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है और ये क्या होता है। आगे देखते हैं आप कुछ एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटी के, कौन कौन से एग्जांपल हैं। सबसे पहले तो देखो ये फर्स्ट एग्जांपल, वर्कर, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। ये देखो जी, ट्रक ड्राइवर बेचारा लटका हुआ है ट्रक में। ये फार्मर क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है। डॉक्टर, ठीक है, टीचर। और उसके बाद ये लोग वर्क कर रहे हैं, पीसी में बैठे हुए हैं, एमएनसी में वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिनका मेन मोटिव मनी अर्न करना है। आगे आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज which are undertaken by people without the intention of earning money। तो वो काम जो हम सिर्फ ऐसा समझ सकते हैं सेवा भाव से, या जिसका मेन मोटिव कमाना नहीं होता, these are done for getting psychological satisfaction और as a hobby। तो इसको हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये देखो यहाँ पे एक सोल्जर है बेचारा, ये मदद कर रहा है ओल्ड एज की, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो गार्डनिंग कर रहा है, ये खाना बना रही है मदर। तो अब देखो, अब हाउस वाइफ जो है वो घर पे खाना बनाती है फैमिली के लिए, तो उनका कोई इंटेंशन थोड़ी ना कि मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो जस्ट फैमिली के लिए और अपनी खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कि जी मेरे बच्चे भूखे ना रहे, उनके लिए खाना बनाती है, तो उनका कोई इंटेंशन नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देख लीजिए एक बार ये एग्जांपल देख लो, प्लेइंग फुटबॉल, गार्डनिंग एज अ हॉबी। तो ये सारे एग्जांपल हो गए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के। हाँ भाई, बैगिंग को बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। एनजीओ जो होती हैं वो भी तो एक तरीके से बैगिंग ही करती है, डोनेशन मांगती है, लाओ जी हमें डोनेशन दे दो। अब वो उनका बेनिफिट ये भी है, जो लोग, अगर मैं बताता रहा हूँ, अगर उनका प्रॉफिट मनी अर्न करने का है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अच्छा, आगे देखते हैं। और एक एक बच्चा कह रहा है वुमेन टीचिंग हिज ऑन डॉटर। अब आप बताओ, एक जो हाउस वाइफ है वो अपने डॉटर को अगर पढ़ा रही है, अपने सन को अगर पढ़ा रही है, तो उनके पीछे कोई उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो पैसा अर्न करने का मोटिव थोड़ी ना। तो इसीलिए वो क्या हो गई, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर उनके साथ साथ उन्होंने और पड़ोसियों के बच्चों को भी बुला लिया कि भाई पैसे मिलेंगे, तो वो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ नेबर्स के बच्चों को भी बुला लिया पैसे के लिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक बहुत सिंपल है। हाँ जी बिल्कुल। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सिंपल है, देख लीजिए। आगे आते हैं। अब देखिए, ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, ह्यूमन की जो एक्टिविटी है, अब इस चार्ट को ध्यान से देखना। वो दो पार्ट्स में हमने बांट दी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर या तो हम बिजनेस करते हैं, मतलब अपना काम, या हम प्रोफेशन करते हैं। प्रोफेशन मतलब होता है सेवा, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर एम्प्लॉयमेंट, या फिर हम गुलामी करते हैं, यानी एक तरीके से नौकरी करते हैं। ठीक है जी। तो नौकरी करना, या फिर प्रोफेशन किसी खुद का काम करना, और या फिर बिजनेस करना। ठीक है जी। तो प्रोफेशन को आप बोल सकते हो जैसे डॉक्टर से, ये सेवा भाव, ये सारे इनका मेन मोटिव मनी अर्न करना होता है, मनी अर्न करना होता है, इसलिए इनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देते हैं। अब नॉन इकोनॉमिक कौन सी है? जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, जैसे जी रिलीजियस प्लेसेस, ठीक है, पैट्रियोटिक, सोशल। तो ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जिनका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, बल्कि क्या है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। अब ऐसे सोशल फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब कोई मैरिजेस कर रहा है, मान लीजिए मैरिजेस कर रहा है, अब वो मैरिज में अपने रिलेटिव्स को बुला रहा है। अब वो ये थोड़ी ना सोच रहा होगा कि जी कि मैं इस मैरिज के थ्रू पैसे कमा लूं,
वो तो अपना खुद फंक्शन एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि लोग आते हैं तो शगुन के लिफाफे दे जाते हैं, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर कोई मैरिज कर रहा है तो वो ये थोड़ी ना सोचेगा जी मैं इस मैरिज के थ्रू पैसा कमाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। रिलीजियस फंक्शन अगर कोई मान लीजिए कि जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम पे कुछ जो रिलीजन होते हैं वो अपनी अपनी सभाएं करते हैं, जैसे नगर कीर्तन वगैरह निकलते हैं, ठीक है, चौकी जागरण, ये सारी चीजें, नमाज पढ़ी जाती है, तो ये सारा का सारा जो काम होता है ये किसी पर्टिकुलर मनी अर्न करने के लिए थोड़ी ना होता है, ये तो सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, लोगों की सेटिस्फेक्शन होती है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। एक बच्चे ने कहा कृष्ण जन्माष्टमी पे डोनेशन दे दी, तो वो भी होगा बिल्कुल। यहाँ पे पेरेंटल एक्टिविटी भी आ गई भाई, एक बच्चे ने बोला पेरेंटल, तो देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी तो एन नंबर्स है ना, एन एग्जांपल ले सकते हो आप इसके, बहुत सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बांट दिया, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, पेरेंटल एक्टिविटी, पैट्रियोटिक, देशभक्ति के लिए जो लोग करते हैं, देशभक्ति की भावना से जो काम करते हैं, तो वो भी इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। उसके लिए पैसा थोड़ी ना उनका मोटिव पैसा अर्न करना नहीं है, ठीक है, उनका मोटिव है हमारे देश की रक्षा हो। तो ये सारी चीजें पैट्रियोटिक, रिलीजियस, सोशल, पेरेंटल, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ये सारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। इकोनॉमिक तीन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहले, अब देखिए जी हमारी तीन थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने तीन पार्ट्स में बांटा था, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम बिजनेस की बात करेंगे, सेकंड नंबर पे प्रोफेशन की बात करेंगे और थर्ड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। मेन जो हमें समझना है बिजनेस और प्रोफेशन के बारे में समझना है, एम्प्लॉयमेंट तो आप सबको पता है, नौकरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहला बिजनेस की बात करते हैं। तो अब देखिए जी बिजनेस क्या है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा, तो अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड है जी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, तो ये कीवर्ड हो गए। अगर आप पूरी डेफिनेशन ना लिख के इतना भी लिख दो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पूरा रट्टा वगैरह कुछ नहीं लगाना, कुछ क्रैम नहीं करना, आपको सिर्फ पॉइंट्स पढ़ने हैं और अपने आप कंटेंट करना है। हाँ जी, तो इस डेफिनेशन में पहले दो लाइन पढ़ते मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये भी रेगुलरली, ये वाला भी रेगुलर बेसिस, ये वाला भी एक कीवर्ड हो गया। तो बिजनेस क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे चले और जिसका मोटिव क्या हो, प्रॉफिट कमाना हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरा एक मोबाइल फोन था, ठीक है, मोबाइल फोन मैंने 5,000 का खरीदा था, अब उसको मैंने क्या करा, किसी को 6,000 का बेच दिया, तो अब आप बताओ मुझे प्रॉफिट हो गया, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो क्या ये मैंने बिजनेस करा, ये क्या बिजनेस बिजनेस है क्या मेरा, ये बताइए। 5,000 का मोबाइल फोन 6,000 में बेच दिया, तो क्या ये मेरा बिजनेस हुआ, नहीं। अगर मैं इसको रेगुलर बेसिस पे बेचता हूं, अगर अगर मैं इसको रेगुलर बेसिस पे बेचता हूं, कॉन्टिन्यूस, एक पर्सन को बेचा, फिर दूसरे को बेचा, फिर तीसरे को बेचा, फिर आगे बेचता गया, अलग अलग मोबाइल फोन बेचता गया, तो ये बिजनेस होगा, ठीक है जी। तो बिजनेस के लिए तीन चीजें मेन है। पहला, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, मेन दो चीजें हैं। पहला, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, और साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो डेफिनेशन सिंपल हो गई क्या, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, नॉन इकोनॉमिक नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। तो तीन तीन पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, रेगुलर बेसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। आगे देखते हैं। अब बिजनेस में क्या होता है भाई, रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी होती है। अब मेन डेफिनेशन तो यहीं तक खत्म हो गई, अब आगे कुछ और एक्सप्लेनेशन है जी। बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, आपका पैसा डूब भी सकता है, फायदा भी हो सकता है, घाटा भी हो सकता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, या फिर सर्विस मोटिव है, या फिर सर्विस देते हैं। तो किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होगा जी, हम या तो प्रोडक्शन करेंगे, सामान बनाएंगे, या फिर खरीद के बेचेंगे, या तो परचेज करेंगे, ठीक है, या तो बनाएंगे या खरीदेंगे, और इसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर हमारे पास गुड्स नहीं है तो हम सर्विस देंगे, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं, मैं कुछ बेच नहीं रहा, मैं आपको गुड्स नहीं बेच रहा, सर्विस दे रहा हूं। तो इस तरीके से तो बिजनेस की डेफिनेशन हुई, और इसके अंदर क्या होता है जी, या तो हम माल बनाते हैं, या खरीद के बेचते हैं, या फिर सर्विस देते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लाइसेंस, ये बिजनेस के एग्जांपल हो गए।
तो कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ ट्रेड करना, कुछ माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारे बिजनेस की क्या हो गए, एग्जांपल हो गए। तो बिजनेस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डेफिनेशन तो 2 लाइन की है जी। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पे होती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और बिजनेस के भाई एलिमेंट है, रिस्क भी हो सकता है और अनसर्टेनिटी भी। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर में फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये चीज का एक रिस्क है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, परचेज खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर सर्विस देते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे बिजनेस की क्या हो गई, एक्टिविटीज हो गई। इस तरीके के बिजनेस होते हैं। बिजनेस तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल मैंने दे दिए। आगे बात करते हैं अब बिजनेस के फीचर की। तो अब आप एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पे नीचे फोटो में देखो, कार बना रहे हैं, ये बिजनेस है। बाय सेल करना, बिजनेस के अंदर खरीदना बेचना होता है। ये फिशिंग कर रहा है, मछलियां पकड़ रहा है, मछली पकड़ के बेच रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, बिजनेस हो गए। चलिए भाई देखें, अब हम बात करते हैं फीचर की। बिजनेस में ऐसा क्या खास बात है, क्यों लोग करते हैं बिजनेस। हाँ भाई, मैं बिजनेस क्यों करूं, मैं सीए क्यों नहीं बन सकता, या मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकता। हाँ जी, बिजनेस करने में ऐसा क्या खास है, बिजनेस के अंदर ऐसा क्या खास है जो बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस नौकरी एम्प्लॉयमेंट नहीं करते। देखो जी, तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर खास बात है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये फर्स्ट फीचर तो आप तीनों में लिख सकते हो। बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा जी, अब बिजनेस में ऐसा क्या खास है भाई, बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्शन, सामान को प्रोड्यूस करते हैं, खरीदते हैं और साथ साथ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। परचेज एंड सेल होता है ना, गुड्स की परचेज और सेल होती है, या फिर सर्विस की भी। तो यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल। हाँ चलो सही है वैसे तो। प्रोडक्शन एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हम सर्विस को बनाते हैं साथ साथ सेल करते हैं। तो बिजनेस के अंदर ऐसा क्या खास बात है जो नौकरी में नहीं है। बिजनेस के अंदर खास बात है जी, हम प्रोडक्शन करते हैं, हम साथ साथ सामान खरीदते हैं, हम साथ साथ बेचते हैं। तो ये नौकरी में थोड़ी ना ऐसा, ठीक है जी। तो बिजनेस के अंदर है, वेरी गुड। आगे, रेगुलर इन डीलिंग, बिजनेस जी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होता है। अगर आप 1 या 2 बार कोई काम कर रहे हो तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होता है। हर बिजनेसमैन का जो एंड मोटिव है वो प्रॉफिट ही होता है। हाँ, प्रोक्योरमेंट भी लिख सकते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, वही परचेज या प्रोक्योरमेंट एक ही बात हो गई, खरीदना या उठाना। अच्छा आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। बिजनेस के अंदर भाई रिस्क होता है। बस बिजनेस में और जॉब में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें ये फर्क है, बिजनेस रिस्क ही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे डूब भी सकते हैं। और लेकिन नौकरी में तो ऐसा नहीं होता, या अगर आप प्रोफेशन कर रहे हो उसमें रिस्क नहीं होता, ठीक है। जॉब में कम रिस्क होता है। आगे बात करते हैं अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। भाई इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, कमाई ज्यादा भी हो सकती है, जो कमाई है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब मान लो मैं जॉब कर रहा हूं, मैं सैलरी सैलरी बेसिस पे हूं, तो मुझे पता है, मान लो मुझे 10,000 सैलरी मिलनी है पर मंथ, मिलेगी मिलेगी। लेकिन बिजनेस के अंदर तो ये अनसर्टेनिटी रहती है, कभी 10,000 कमा रहे हैं, कभी 50,000 कमा रहे हैं, कभी कुछ भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है कमाई। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, रिटर्न मींस कमाई। और लास्ट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देखो जी, आजकल ऑनलाइन सेशन हो रहा है। ऑनलाइन सेशन की वजह से क्या है, आईज पेन हो जाती हैं बच्चों की। ऑनलाइन, ज्यादा ऑनलाइन देखने से, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं या पढ़ते हैं या फिर टीवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो उनकी क्या है, आईज पेन हो जाता है ऑनलाइन स्टडी से, या बहुत सारे रीजन है, उससे आईज पेन हो जाता है। तो काश कुछ ऐसे स्पेक्स बन जाए, कुछ इस तरीके से कुछ मटेरियल बन जाए जो हम अपनी फोन की स्क्रीन पे या कहीं कहीं पे भी बना दे, उससे क्या हो, आईज पेन ना हो। तो मुझे एक ऐसे मटेरियल की जरूरत है, नीड है, जो मेरी आईज पेन को रोक सके। अच्छा अब आप बताओ, ऐसा मटेरियल कौन बनाएगा, कोई ना कोई तो बनाएगा ना, उसकी प्रोडक्शन करेगा, कोई ना कोई तो उसको बनाएगा। अब आप बताइए कौन बनाएगा, कोई बिजनेसमैन ही बनाएगा। उसकी प्रोडक्शन जो है कोई बिजनेसमैन ही तो करेगा। हाँ जी, बिजनेसमैन ही तो करेगा इसकी प्रोडक्शन। जल्दी से बताइए। तो ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि बिजनेस के अंदर ऐसी चीजें क्रिएट होती हैं जिसके अंदर लोगों को सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी हो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
देखो जी, एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो कारें बनती हैं, जो मोबाइल फोन्स बनते हैं, वो बिजनेस ही तो बनाता है, बिजनेस यूनिट ही तो बनाती हैं, और उनको लोग खरीदते हैं और उससे सेटिस्फाई होते हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट यही था, बस इसमें बच्चों को कंफ्यूजन थी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का पॉइंट। मतलब इसके अंदर नई नई चीजें, आसान भाषा में बोलो तो नई नई चीजें बनती हैं जिससे लोग सेटिस्फाई होते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट हो गया। ठीक है जी, तो देख लीजिए, ये हो गए हमारे फीचर ऑफ बिजनेस। इसके बाद है अगला, प्रोफेशन। हाँ, इनोवेशन बिजनेस के अंदर, बिल्कुल ठीक बच्चों ने एग्जांपल दिया, इनोवेशन होती है जिससे लोग सेटिस्फाई होते हैं। नई नई इनोवेशन बिजनेस के अंदर ही होती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है, कुछ बनाना, कुछ प्रोडक्शन करना जिससे लोग सेटिस्फाई होते हैं। मुझे बिस्किट खाना है, बिस्किट खाने का मन है। हाँ बिल्कुल, हेडिंग गलत दिख दी तो मार्क्स कटेंगे। हेडिंग आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी में यही पॉइंट्स दिए होते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हेडिंग होनी चाहिए, हेडिंग गलत दिख दी तो मार्क्स कटेंगे। अंदर का कंटेंट आपकी मर्जी से लिख सकते हो। हाँ जी, तो अंदर की पॉइंट्स गलत, हेडिंग सही होनी चाहिए, अंदर का पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन क्या होता है? अच्छा, एक चीज और देख लेना, एक आधा पॉइंट कम या ज्यादा हो सकता है, उसका मैं कह नहीं सकता। वो उसके लिए आपके पास बुक्स हैं, तो वो बुक्स में से आप देख सकते हो। अगर कोई पॉइंट ऊपर नीचे है तो वो आप रीड आउट कर लेना और पूछ लेना अगर कोई डाउट हो तो। अच्छा, आगे बात करते हैं प्रोफेशन। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशन। तो बिजनेस पढ़ लिया, प्रोफेशन क्या है आप देखो। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन इन विच एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल ऑफ अ पर्सन इज नेसेसरी। तो देखो, प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है, इसके अंदर स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल इज नेसेसरी। इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज। इसके अंदर इन्वॉल्व है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ अ स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर। दे गेट फी एज रिटर्न ऑफ देयर सर्विस। अब देखो क्या क्या बोल रहा है इसके अंदर, मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट करे। तो अब मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिजनेसमैन गवार चलेगा, अगर उसको कुछ नहीं आता फिर भी वो बिजनेस कर सकता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो आप प्रोफेशन नहीं हो, प्रोफेशनल पर्सन नहीं कहलाओगे। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट। अब सीए बनना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर से, पूरे हमारी कंट्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर सीए का है, आईएएस के पेपर के बाद। ठीक है जी, तो हाँ बिल्कुल, आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर होना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि प्रोफेशन एक तरीके का ऑक्यूपेशन ही है, इसके अंदर स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत पड़ती है, बिजनेस में नहीं। अब मुकेश अंबानी या मान लीजिए कोई नॉर्मल पर्सन बिजनेस कर रहा है, उसकी कोई डिग्रियां नहीं है, ठीक है, बाद में फेक डिग्रियां तो खरीद लेते हैं। अब जैसे मुकेश अंबानी है, उसने कौन सा एक्चुअल डिग्री ली होगी? या बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है फिर भी वो बिजनेस कर रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, वो उनको बिजनेस का एक्सपीरियंस है बस। तो बिजनेस, कोई बिजनेस मैटर नहीं करता आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको स्पेशल नॉलेज और स्किल होना जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये सब। और ये लोग क्या करते हैं जी, ये लोग पैसे चार्ज करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में कुछ फीस ले लेते हैं, फीस एज अ रिटर्न। डॉक्टर को फीस देके आते हो आप, लॉयर को और सीए को उनकी कंसल्टेंसी फीस दी जाती है। तो ये सारा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड वन है एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, अब थर्ड वन देखो, थर्ड एक्टिविटी हमारी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है जी? तो सिंपल, वो लोग जो वर्क करते हैं फॉर अदर्स, वो लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं एंड गेट अ सैलरी और वेजेस इन अ रिटर्न। ठीक है जी, तो अब जो बच्चा अकाउंट्स पढ़ रहा है उसको पता चल गया होगा भाई सैलरी और वेजेस का डिफरेंस। वेजेस मजदूरी, सैलरी प्रॉपर सैलरी, तनख्वाह जो एम्प्लॉयज को दी जाती है। जैसे राइट साइड में देखो, यहाँ पे एम्प्लॉयज है, इनको जो पैसे मिलेंगे वो सैलरी है। ये लेबर जो है ये काम कर रही है, ये लेबर काम कर रही है, ये लेबर काम कर रही है, इनको जो पैसे मिलेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वेजेस बोलेंगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट ये है जी, पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट सैलरी। ठीक है जी, अदर्स किसी और के लिए काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे और बदले में क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई एम्प्लॉयमेंट की। तो अब आगे बढ़ते हैं, तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले कमेंसमेंट। कमेंसमेंट की बात करते हैं। बिजनेस जो है वो कभी भी शुरू कर सकते हो। अब आप बताओ, मुझे मान लो मेरे दिमाग में आइडिया आया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैंने वेबसाइट वगैरह डेवलप करवाई, ठीक है, मेरी खुद की अकाउंट्स वाला वेबसाइट,
तो ये मेरे माइंड में आया कभी भी शुरू कर लो। लेकिन प्रोफेशन के लिए तो भाई आपको प्रॉपर मेंबर बनना पड़ेगा, एमबीबीएस करनी पड़ेगी, पूरा क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कंप्लीट करनी पड़ेगी, एलएलबी कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आपको प्रोफेशन ऑप्ट करना है। तो जब आप एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई कर लोगे तब जाके आप डॉक्टर कहलाओगे, आपको मेंबरशिप मिलेगी। अब जब आप सीए की पूरी पढ़ाई कर लोगे तब जाके आपको आईसीएआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर बोला जाएगा, सीए बोला जाएगा। एलएलबी पूरा कर लोगे तब आपको बार काउंसिल का मेंबर बनाया जाएगा। तो मतलब ये है, इसके लिए प्रॉपर स्टडी चाहिए। थर्ड वन, एम्प्लॉयमेंट। नौकरी के लिए भाई क्या करना है बताओ, एक अपॉइंटमेंट लेटर की जरूरत है बस। जिसके पास अपॉइंटमेंट लेटर है वो जॉब स्टार्ट कर सकता है। तो अगर मैं इसका कीवर्ड बोलूं, शुरू कब करना है बिजनेस, कभी भी एट एनी टाइम, ये कीवर्ड हो गया। इसके लिए भाई अपॉइंटमेंट लेटर, आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर, तो इसके लिए कीवर्ड हो गया आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा आप शुरू कर सकते हो आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। और प्रोफेशन कब शुरू कर सकते हो इसके अंदर, तो भाई ओनली आफ्टर गेटिंग मेंबरशिप। जब आप मेंबरशिप बनोगे, मेंबर बनोगे उस बॉडी के, जो भी प्रोफेशनल बॉडी है, तब जाके आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हो। अच्छा, नेचर ऑफ वर्क। अब बताओ बिजनेस के अंदर क्या होता है, सामान प्रोड्यूस करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, सर्विस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोफेशन के अंदर क्या होता है जी, हम सिर्फ एक्सपर्ट सर्विस देते हैं, तो कीवर्ड हो गया। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है जी, जो गुलामी करते हैं, जिसने जो काम बोल दिया, वर्क असाइन बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने काम बोला हमें वो काम करना पड़ेगा। अच्छा, क्वालिफिकेशन। अब देखो बिजनेसमैन के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इलिटरेट पर्सन, गवार पर्सन, जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पढ़ा उसने, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, वो भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है जी। और प्रोफेशन के लिए तो भाई स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन जो है, वो जो एम्प्लॉयर, जो मालिक बोले वो क्वालिफिकेशन चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 11th 12th को पढ़ाना है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एमकॉम होना चाहिए पर्सन, मतलब मास्टर्स करी होनी चाहिए, और साथ साथ बीएड करी होनी चाहिए, प्लस में साथ साथ सीटेट क्लियर होना चाहिए। सीटेट कंपलसरी नहीं है, एमकॉम बीएड। और अब लेटेस्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सीटेट। अगर मान लीजिए किसी को कोई अकाउंटेंट चाहिए तो उसके लिए बीकॉम वाला पास भी चल जाएगा। तो जो एम्प्लॉयर को चाहिए उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन होगी। आगे देखते हैं। अब बताइए अगला पॉइंट, रिवॉर्ड। बिजनेस में कमाई क्या होती है, प्रॉफिट। प्रोफेशन में फीस मिलती है, डॉक्टर को फीस मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी मिलती है। रिस्क, बिजनेस में रिस्क हाई होता है, बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, आपको तनख्वाह मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, 10,000 तनख्वाह मिलेगी मिलेगी, 20,000 तनख्वाह मिलेगी मिलेगी, तो फिक्स है। इसके अंदर क्या है, इसके लिए थोड़ा बहुत रिस्क होता है। अब कोई पर्सन डॉक्टर बन गया है तो वो कमा तो लेगा ही। अब आप बताइए, डॉक्टर बन गया है चाहे कैसे भी कमाए, कमा तो लेगा। अगर कोई सीए है चाहे कैसे भी कमाए, कमा लेगा। थोड़ा बहुत रिस्क है, हल्का फुल्का। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब आप बताइए, हम अपने बिजनेस को बेच सकते हैं, वी कैन सेल आवर बिजनेस। हम अपने बिजनेस को किसी और को बेच सकते हैं। अभी जैसे लेटेस्ट न्यूज आई थी, जो फॉर्चून ग्रुप है, अडानी का ग्रुप है, उसको रिलायंस जियो वाला खरीद रहा है। तो बिजनेस को किसी और को बेचा जा सकता है, लेकिन एक डॉक्टर अपनी डिग्री किसी को नहीं बेच सकता। मान लीजिए एक्स डॉक्टर है और वो चाहे कि मैं वो वाई को भी डॉक्टर बना दे, तो नहीं बना सकता। वाई को खुद एमबीबीएस क्लियर करनी पड़ेगी तभी वो डॉक्टर बनेगा। नौकरी, नौकरी में तो पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को आप किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब आपकी मर्जी से किसी को ट्रांसफर नहीं होगी। अगर मालिक चाहेगा तो वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कि मिस्टर एक्स था, वो जॉब कर रहा था, उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ है, तो उसको उसके बदले की जॉब उसकी वाइफ को मिल गई, लेकिन उसकी मर्जी से नहीं, एक्स की मर्जी से नहीं। अगर मालिक चाहेगा तो ट्रांसफर हो सकती है, अगर एम्प्लॉयर चाहेगा तो ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बस ये कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, नौकरी करने के लिए कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। और जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। आपको डॉक्टर बनना है तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए। बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, ह्यूज कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी सी कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बिल्कुल पैसा नहीं चाहिए। आपको तो किसी के यहाँ काम करना है ना, आपको क्या करना पैसे का। और जो प्रोफेशन है उसके लिए लिमिटेड कैपिटल चाहिए होती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। बिजनेस के लिए भाई कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। बिजनेसमैन किसी को भी लूटे, जो मर्जी करे, कोई रूल नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़े बहुत रूल्स बने हुए हैं, थोड़े बहुत रूल्स बने हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। बोनस एक्ट, वेजिस एक्ट, बोनस एक्ट, वेजिस एक्ट, इन सब के कानून बने हुए हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, तो ये सारे कानून बने हुए हैं। और प्रोफेशन के लिए तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, कोड एंड कंडक्ट बने हुए हैं, प्रॉपर नॉर्म्स बने हुए हैं। अगर कोई डॉक्टर किसी का गलत ऑपरेशन कर दे, या कुछ किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कोई चार्टेड अकाउंटेंट कुछ गलत कर दे, या कोई लॉयर कुछ गलत कर दे, तो प्रॉपर रूल बने हुए हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन होगा। तो बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट है, आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो कर लोगे।
ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ तक का कर लिया कंटेंट कवर। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो क्या क्या बचा है नेक्स्ट क्लास में, हम बिजनेस एक्टिविटी को और क्लासिफाई करेंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स, इस एक्टिविटी के अंदर थोड़ा और डिटेल करेंगे। तो हमने मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ी थी, अब बिजनेस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का आगे पार्ट बिजनेस एक्टिविटी को थोड़ा और क्लियर करेंगे कि इंडस्ट्री क्या है और कॉमर्स क्या है और कौन कौन सी इंडस्ट्री है, प्राइमरी टेरिटरी, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी। तो ये सारा हमारा कंटेंट बचा है, धीरे धीरे करके करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी का कंटेंट। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, ओके।